अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के, मैथ्स के साथ साथ हम फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मिलाकर आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो सेकंड ईयर का है। 9 में भी ये टॉपिक है, थोड़ा सा डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ है। 10 में आई थिंक, हाँ 10 में है। तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है फिजिक्स का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में से कूलम लॉ। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है ये हमारे पास कूलम लॉ जो है। अब हम कूलम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे, इसको कूलम ने सोचा कि ये ऐसी चीज होनी चाहिए या इसकी कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो कूलम लॉ थी, कूलम लॉ है वो चार्जेस के बारे में है। ठीक है, कूलम लॉ किसके बारे में है? चार्जेस के बारे में है। अब हमें पता है कि जो चार्जेस हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, और चार्जेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे को या तो रिपेल करते हैं, ठीक है, या वो अट्रैक्ट करते हैं। ये बात हमें बहुत पहले से पता है। ठीक है, अगर हमारे पास प्लस चार्ज है तो वो प्लस वाले को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को, ये इस तरफ इसको रिपेल कर रहा है, ये इस तरफ इसको रिपेल कर रहा है। दूसरी तरफ अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है, ठीक है, ये जो अब अट्रैक्शन और रिपल्शन है, ये जो है किसी फोर्स के थ्रू होती है। ठीक है, अब एक ने चांडा मारा, दूसरे ने भी चांडा मारा है तो लगा थप्पड़ है। ठीक है, और आपने न्यूटन की थर्ड लॉ पढ़ी हुई है कि जो है ना एक्शन का रिएक्शन होगा। ठीक है, लेकिन एक फोर्स के थ्रू होगा। ठीक है, अब कितनी फोर्स लगी है कि अट्रैक्ट किया है और कितनी फोर्स लगी है कि रिपेल किया है। सही है, तो इस फोर्स को डिस्कवर किया था, ठीक है, चार्ल्स कूलम ने। ठीक हो गया, क्या डिस्कवर किया था? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ दिस फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन की मैग्नीट्यूड की, जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो डिस्कवर किया था चार्ल्स कूलम ने। ठीक है, हम कूलम लॉ की डेफिनेशन में जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ अजम्पशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि चार्ज कैसा होना चाहिए, चार्ज किस कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं इनकी। सबसे जो पहली अजम्पशन है, पहली अजम्पशन हम लेते हैं कि जो चार्ज है वो मस्ट पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, चार्ज कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज क्या होता है? हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि पॉइंट उसको कहते हैं जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं, मतलब फिक्स पॉइंट पे एक आप पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट है आपके पास। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में जो है ना पॉइंट का जो है ना मतलब चेंज है थोड़ा सा। इसमें क्या होता है कि जो दो चार्जेस है ना, अगर हम उनका डिस्टेंस उनके साइज से थोड़ा ज्यादा कर दें, ठीक है, यहां पर देखिए ये एक चार्ज है, एक ये चार्ज है। अब इनका साइज इतना है कि इनका डिस्टेंस थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन हम इनका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। तो ये एक पॉइंट चार्ज मैंने यहां लगा दिया और दूसरा मैं यहां लगा देती हूँ। हमने इनके साइजेस से ज्यादा इनका डिस्टेंस कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज कहते हैं। ठीक हो गया, सही है। दूसरी अजम्पशन क्या होनी चाहिए इनके लिए, क्या जरूरी है दूसरी अजम्पशन में? कि द चार्ज मस्ट बी स्टेशनरी, साकिन होना चाहिए, हरकत में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही है। ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्टैटिक स्टेशनरी को कहते हैं। तो जो चार्जेस हैं वो हमेशा स्टेशनरी होने चाहिए, उनकी कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम दो चार्जेस लेते हैं। अब ये दो अजम्पशंस आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है? कूलम लॉ की डेफिनेशन की तरफ जाना है। अब हमारे पास कूलम लॉ की डेफिनेशन, हम पहले तो एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, हम डेफिनेशन के साथ साथ पहले मैथमेटिकल करेंगे और मैथमेटिकल के साथ साथ उसकी डेफिनेशन को हम निकालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 ले लेते हैं हम, और एक चार्ज ले लेते हैं हम, माइनस कर दें इसको,
Q2, ठीक है। ये दो चार्जेस ले लिए, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं R, सही हो गया। ये पॉइंट चार्जेस है, सही है, ठीक है, स्टेशनरी है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो R के बराबर है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अब इनके दरमियान में कोई फोर्स लग रही है, अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्जन हो रही है। चार्जेस डिफरेंट हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रही है। चार्जेस डिफरेंट है तो रिपल्जन हो रही है। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, मैथमेटिकल की तरफ जाते हैं, फिर साथ साथ इसके एक मैथमेटिकल पॉइंट करेंगे और साथ इसकी हम जो है ना डेफिनेशन निकालेंगे। ये कलर नजर आएगा, आई थिंक हमें यूज करना चाहिए, ये इसको मैं यूज कर लेती हूँ। कूलम्स लॉ कहती है कि ये जो फोर्स है, जो इनके दरमियान में फोर्स लगेगी, इस लाइन को गौर से सुनना है कि इसका मतलब क्या है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन Q1 Q2 हम याद कर लेते हैं, लेकिन हमें इसका मतलब पता होना चाहिए क्या है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ठीक है। जो फोर्स है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ये अब लाइन हमें क्या कहती है, पहले हम लिख लेते हैं इसको कि फोर्स is directly proportional to the product। प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि अब दो चार्जेस हैं, एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक जो है वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, दूसरा कम फोर्स लगा रहा है। ऐसा नहीं होगा चार्जेस में, जितना एक ने फोर्स लगाया है उतनी ही दूसरी फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक जेंडर, चले आप एक ले लेंगे एग्जांपल ले लें, अब हम कहेंगे मैम को थप्पड़ ही याद आ रहे, बट मेरे माइंड में अब और कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा। एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है, बहन भाई है, चले, ठीक है। बहन ने थप्पड़ मारा भाई को, उतनी ही फोर्स से भाई थप्पड़ मारेगा अपनी बहन को। भाई आपको पता है बहन भाई कितना लड़ते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल बात है। तो जितना एक ने चार्ज ने फोर्स लगाई है, दूसरी भी उतनी ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, सही है। अब दोनों को मिलके अपनी अम्मी से कितनी मार पड़ेगी, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट, किस चीज का प्रोडक्ट, ऑफ द मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑफ द चार्जेस। अभी इस डेफिनेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो इतनी ही है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, ठीक है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब इसको भी डिस्कस करते हैं कि वाई वी आर टेकिंग द आर स्क्वायर नॉट आर। हम इसको आर क्यों नहीं ले रहे हैं जबकि डिस्टेंस आर है, ठीक है। हम इसको डिस्कस करते हैं, इसी पेज पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, हम इसका एक अलग पोर्शन यहां लिख देते हैं कि ये क्यों हाफ 1/r स्क्वायर लिया है हमने, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब एक चार्ज किसी जगह पे पड़ा है तो वो फील्ड बनाता है, एक स्प्रेड करता है अपने चार्ज को, ठीक है, रेज को स्प्रेड करता है। जितनी वो अपनी रेज को स्प्रेड करेगा, वो जो स्प्रेड कर रहा है ये चार्ज है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल होती है, मतलब ये चार्ज पड़ा है तो ये यहाँ से भी इसकी रेज निकलेंगी, ठीक है, और यहाँ से भी निकलेंगी, इस तरफ भी आएंगी, इस तरफ भी आएंगी, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल होती है। यहाँ पे 3 डायमेंशन नहीं बना सकते, मतलब ये इसके बैक की तरफ भी होगी, सही हो गया। तो कूलम फोर्स में भी हमारे पास क्या होता है कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक अगर कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, जो फोर्स ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, वो किसी फोर्स के थ्रू हो रही है, सही है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि Q1 जो है खुद से कुछ कर लेगा, कुछ चीज है जो उसको ट्रांसफर कर रही है, किसी फोर्स के थ्रू वो ट्रांसफर हो रहे हैं। इस फोर्स को हम कहते हैं फील्ड फोर्स, ठीक है। अब कूलम के केस में चार्जेस हैं, सही है, और इलेक्ट्रिक चार्ज है तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, सही है। मैग्नेट होता तो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे इसको। अब हमारे पास इस फील्ड से जो है ना, इस फार्मूला हम बनाते हैं, हमारे पास क्या होता है कि जो फील्ड निकली है वो हमेशा एक स्फीयर बनाती है, सही है, स्फीयर बना रही है।
स्फीयर में हमारे पास स्फीयर का फॉर्मूला हमें पता है 4πr² के बराबर होता है, ठीक है। हमें ये मैथ्स में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो स्फीयर होता है 4πr² होता है, क्योंकि ये देखिए रेडियस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस r को डबल कर देते हैं, ठीक है। हम इसको r को डबल कर देते हैं, तो r के डबल करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 2r² मिलेगा। 4π अपनी जगह आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4r², ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक 4 इधर लिख देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 4πr², ठीक है। एक 4 हमने बाहर कर दिया और एक पाई के हमने साथ लिख दिया। अब ये किसके बराबर है, ये स्फीयर के एरिया के बराबर है, तो हम क्या करेंगे 4a पुट कर देंगे, सही है। अब ये चीज हमें क्या बताती है कि अगर हमने किसी भी स्फीयर का जो सरफेस है वो 4 टाइम ज्यादा किया है, ठीक है। 4 टाइम अगर हमने किसी भी स्फीयर का सरफेस को ज्यादा किया, यहाँ पर हमने r डबल किया, इसका मतलब है कि हम स्फीयर का सरफेस ज्यादा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी जो है वो क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी, ये बात याद रखिए, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। जितनी चीज आगे जाती जाती है वो हाथों से निकलती जाती है, ठीक है, तो इंटेंसिटी कम हो रही है, फोर्स कम होती जाएगी, ठीक है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होता जा रहा है फोर्स कम होती जा रही है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं। पहले हम इस डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं कि ये डेफिनेशन हमारे पास एंड इनवर्सली proportional to the square of the distance between them, distance between them, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 and 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, f is directly proportional to q1 q2 by r²। अब हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k q1 q2 बाय r², ठीक है। यहाँ तक अभी क्लियर नहीं हुआ। ये जो छोटे छोटे स्टेप मैंने आपको बताए हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत माइनर से जो चीज़ें हैं वो आ जाती है ईटा में और MD-CAT में जो आजकल चल रहा है, तो इंसान को समझ नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन जो है वो कूलम लॉ की स्टॉप हुई। अब हम के की तरफ जाते हैं कि के क्या चीज़ है। यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट के लगाया है वो क्या होता है। इसमें दो केसेस आ जाते हैं कि एक अगर मीडियम में है या फ्री स्पेस में है। देखिए आप इस बात को याद रखें कि जो चार्जेस है वो किसी न किसी कंडीशन में पड़ा होगा, ठीक है। या तो वो वैक्यूम में पड़ा है या वो किसी मीडियम में पड़ा होगा। अगर आपने घर में लगाया तो ऑब्वियसली हवा है, ये एक मीडियम में है, लेकिन ऐसी कंडीशन है अगर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करें सॉरी तो वो फिर फ्री स्पेस में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी दो कंडीशंस हैं, डिफरेंट है, हम इन केसेस को स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं के की वैल्यू क्या है। तो द वैल्यू ऑफ के क्या है हमारे पास 1/4πε0, ठीक है। अब हम इस ε0 को डिस्कस करेंगे कि ε0 क्या होता है। तो हमारे पास ε0 क्या है, ये हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सही हो गया। अब हम पहले बताएंगे कि परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है। तो परमिटिविटी हमारे पास क्या है, मैं सर जस्ट परमिटिविटी की बात कर रही हूँ। परमिटिविटी हमारे पास क्या होती है कि एबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू resist the formation of electric field। अच्छा बच्चे,
देखिए परमिटिविटी का क्या मतलब है कि किसी भी मीडियम की ये एबिलिटी कि वो अपने आप में जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनने को रेजिस्ट करे, वो नहीं चाहता कि मेरे अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बने, तो इसको हम परमिटिविटी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए कि आपके पास हर मीडियम है, ठीक है, वाटर है, एयर है, कोई और कंडीशन है, वैक्यूम के अलावा हर मीडियम रेजिस्ट करता है कि हमारे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना बने, ठीक है। सिर्फ एक वैक्यूम ऐसा है जो नहीं रेजिस्ट कर पाता क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो रेजिस्ट करे। तो वैक्यूम के अलावा हर मीडियम रेजिस्ट करता है कि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ना बने, ठीक है। अब जो वैल्यू है के की वो डिपेंड करती है कुछ चीजों पे। किस चीज पे डिपेंड करती है? आपने एसआई यूनिट्स पढ़े होंगे 9 क्लास में, पहले चैप्टर में ही है, दूसरा तीसरा टॉपिक है एसआई यूनिट्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट तो बहुत बेसिक है ना, कि एंड रिजल्ट जो है वो बेसिक यूनिट्स का निकला था, फिर उससे कुछ डिराइव यूनिट्स भी निकले थे, तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। तो के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, ठीक है, कि कौन सी यूनिट में अब काम कर रहे हैं, सही है। और दूसरी किस चीज पे डिपेंड करती है? मीडियम पे। ऑब्वियसली देखिए मैंने आपको बताया है कि 2 केसेस हैं, मीडियम के केस में 2 केसेस होंगे, या तो चीज वैक्यूम होगी या जो है वो क्या होगा, वैक्यूम होगा, सॉरी एक ही जैसा बोल दिया, या तो वैक्यूम होगा या कोई मीडियम होगा, ठीक है। अब ये 2 केसेस हमने डिस्कस करने हैं कि क्या होगा अगर मीडियम है और क्या होगा अगर वैक्यूम है। हमें ये चीज बताएगी कि कितना चेंज आया है वैक्यूम में और कितना चेंज है मीडियम में, ठीक है। तो इन केस ऑफ मीडियम हमारे पास क्या है? अच्छा, जो नॉर्मल इक्वेशन है, मतलब जो इक्वेशन हमने बनाई है वो हमारे पास है, बहुत छोटा लिखा गया कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन है, हम के की वैल्यू पुट करते हैं, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, 2 चार्जेस लिए हमने, ठीक है। हम अब मीडियम की बात कर रहे हैं, तो मीडियम हम किसी चीज को रखेंगे, ठीक है, कोई इंसुलेटर है या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने रख दिया है, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, कांस्टेंट नहीं है सॉरी, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, ठीक है। इसमें तो इस कंडीशन में अब क्या होगा कि हमारे पास फोर्स किस तरीके से एक्ट करेगी और क्या फर्क पड़ेगा के की वैल्यू पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि के की वैल्यू में हमें अब कुछ तो फर्क आएगा ना, हमने एक बंदे की जगह चेंज की है, थोड़ा माहौल चेंज किया है, तो उसको सेट होने में टाइम लगेगा, और जो उस प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है या जो चेंजेस आ रही हैं वो अब किसी वैल्यू के थ्रू में पता लगेगी। तो क्या आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो डिफरेंस कहाँ आया है? एप्सिलॉन आर में आया है। अब एप्सिलॉन आर हमारे पास क्या होता है, ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब ये चेंज आया हमारे पास, फ्री वैक्यूम कंडीशन में ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है, और पर मीडियम आ गया है तो ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब एप्सिलॉन आर हमारे पास क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ई आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें, हमें कैसे पता चलेगा कि ई मीडियम जो है, या जो ई मीडियम है, या ई वैक्यूम है, या एफ वैक्यूम या एफ मीडियम है, उन दोनों में से कौन सा ज्यादा, किस में ज्यादा फोर्स होती है, तो हम इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ये रिलेटिव परमिटिविटी हमें बताती है कि दोनों के दरम्यान में कितना डिफरेंस है या कितना चेंज है। अब हमारे पास अगर हम दोनों को, एफ वैक्यूम को और एफ मीडियम को एक दूसरे पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एफ वैक्यूम की हमारे पास क्या वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो गया। यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये सब भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा सिर्फ एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर हमें क्या बता रहा है, इनके दरमियान में कितना, इनके दरमियान में रिलेटिव परमिटिविटी बता रहे हैं हमें, ठीक है, या इनके दरमियान में हमें क्या डिफरेंस आया है ये बता रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके थ्रू जो है वो डिफरेंट चीज़ें भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एफ वैक्यूम फाइंड करना है तो ये एफ मीडियम हम वहाँ ले जाएंगे, एफ वैक्यूम फाइंड हो जाएगा। या अगर हमें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना, ये ऐसे आ जाएगा कि एफ वैक्यूम मैंने सारी ABC उल्टी लिख दी है, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, एप्सिलॉन आर इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि एफ वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ मीडियम, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्यों ग्रेटर है, ठीक है। हमने पहले बात की परमिटिविटी की बात की, तो परमिटिविटी में हमारे पास मीडियम की बात जब की थी तो मीडियम ऑलवेज रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हमने ये बात की। तो एफ वैक्यूम में तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है ना, जब एफ वैक्यूम में कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसका मतलब है कि वहां पर कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने से रोके, तो उसमें फोर्स ज्यादा होगी, चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्शन है या रिपल्जन है तो वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू मीडियम, ठीक है। इसीलिए एफ वैक्यूम क्या होता है, ग्रेटर होता है। अब आते हैं हम, ये सारी के की बात एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर की बात हो गई। अब हम आते हैं कूलम दाब पे कि कूलम दाब हमारे पास क्या क्या चीज है, ठीक है। तो कूलम फोर्स हमारे पास एक म्यूचुअल फोर्स है, कूलम फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। कैसे म्यूचुअल फोर्स है, मैंने अभी जैसे आपको थप्पड़ की एग्जांपल दी, फिर थप्पड़ आ गया और मेरे माइंड में कोई एग्जांपल नहीं आ रही है, छोड़ दे थप्पड़ को, बहुत ज्यादा मार खा लिया। म्यूचुअल फोर्स का क्या मतलब होता है कि Q1 ने जितनी फोर्स लगाई है Q2 भी उतनी ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। यहाँ हम दो चार्जेस लेते हैं, ठीक है, जो एक चार्ज ये हो गया, दूसरा चार्ज ये हो गया हमारे पास, अच्छा ये है Q1 और ये है Q2, ठीक है। अब Q1 ने लगाई है फोर्स Q2 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे क्या बनता है कि F21 होगा, मैं बताती हूँ कैसे। F21 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन चार्ज Q, फोर्स लगी है चार्ज Q पे ड्यू टू, ओके सॉरी, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है। तो क्या बना 2 1 और साथ क्या आ जाएगा, फोर्स लगी है तो फोर्स आ जाएगा, म्यूचुअल फोर्स है ना। अब अभी तो हमने Q1 की बात की Q2 पे, अब हम Q2 भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। Q2 कह रहे हैं, मैं क्यों छोड़ू आपको, अब Q2 लगा रहा है फोर्स। दूसरी कंडीशन है म्यूचुअल फोर्स की, Q2 ने लगाई है फोर्स, यहाँ पे Q1 ने लगाई है, Q1 Q2, ठीक है। यहाँ जा रही है F21 और यहाँ आएगी F12, फोर्स ऑन चार्ज 1, ठीक है, ड्यू टू चार्ज, क्या बन गया F12, साथ F लगा देंगे, सही है। तो ये हमारे पास म्यूचुअल फोर्स होगी कि कैसे म्यूचुअल फोर्स है। आपने डिफरेंट हेडिंग्स में ये लिखना है कि म्यूचुअल फोर्स है तो म्यूचुअल फोर्स कैसे, ये म्यूचुअल फोर्स है डायग्राम के थ्रू आपने रिप्रेजेंट करना है। फिजिक्स में जितनी डायग्राम बना सकते हैं भाई बनाया करो। अच्छा, अभी तो हमने बात की कि ये क्या है, म्यूचुअल फोर्स है, ठीक है। अब हमारे पास इसको इक्वल करते हैं दूसरे के म्यूचुअल फोर्स के साथ। अब हमारे पास ये होगा कि भाई दो ऑपोजिट डायरेक्शन में बंदे खड़े हैं, तो शेर याद आ गया एक कि छोड़े फिर इसकी तरफ आ जाए मुझे वो कि
हर इंसान अपना हाथ दूसरे हाथ के सीधे हाथ में नहीं दे सकता, उल्टे हाथ में देना पड़ता है, ठीक है। तो हम किसी का सीधा हाथ नहीं पकड़ सकते। तो एक का राइट हैंड होगा, दूसरे का नेगेटिव होगा, लेफ्ट होगा, लेफ्ट होगा। और लेफ्ट के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं, फोर्सेस इक्वल है, ठीक है, लेकिन द डायरेक्शन इज डिफरेंट। एक पॉजिटिव में जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव में होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब हमारे पास हम अगर इसको करें R21 है, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है, ऐसी था ना। तो हम Q1 को देखें, Q1 से फोर्स लग रही है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, Q2 से लग रही है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम एक को नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा कि F21 जो है वो बराबर है F12 के, जो नेगेटिव है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब जब हम इनको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि ये जो F12 है, ठीक है, K लगा देंगे, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर 12 का, और 21 का लिखेंगे तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर 21, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हमारे पास निकलेंगी म्यूचुअल से, ये उससे पहले लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कूलम लॉ की, कि कूलम फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, ठीक है। कोई भी ऐसी फोर्स जो किसी दो पार्टिकल्स के सेंटर के अलोंग काम करती है, ठीक है। कोई भी ऐसी फोर्स जो दो पार्टिकल्स हैं उनके सेंटर के अलोंग काम करती है, सेंटर में जाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग काम करे, उसको हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स, ठीक है। हमें पता है, देखें कि दो चार्जेस हैं और जो कूलम फोर्स है वो इसके सेंटर के अलोंग कहीं काम कर रही है, इसके दरमियान में जो जाने वाली लाइन है उसके अलोंग काम कर रही है। Q1 से जा रही है तो किसी सेंटर से गुजर रही है, Q2 से आ रही है तो किसी सेंटर से गुजर रही है। तो ये क्या है, एक सेंटर है, सेंट्रल फोर्स है। और अगर ये सेंट्रल फोर्स है तो ये साथ ही साथ क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स भी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कूलम फोर्स को हमने जो है ख़त्म किया है। कूलम फोर्स हम एक बार दोबारा इसको एक सम अप करते हैं कि कूलम फोर्स क्या होती है। दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इनके दरमियान में जो इंटरेक्शन है उसको हम कूलम फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये चार्ल्स कूलम ने डिस्कवर किया था। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के दरमियान में, ठीक है। और इनवर्सली रिलेशन होगा उसका उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, ठीक है। इससे फिर हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली। मैथमेटिकल इक्वेशन के बाद हमने बताया कि कांस्टेंट जो हम लगा रहे हैं वो K है, और जो K है वो डिपेंड करता है मीडियम पे या वैक्यूम पे, ठीक हो गया। मीडियम में उसकी वैल्यू जो है वो कम होगी, क्यों? क्योंकि वो जो है मीडियम रेजिस्ट करता है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर ना बने। और वैक्यूम में उसकी जो K की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा रेजिस्टेंस शो करने के लिए कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। हम इसके बाद हमने बात की कि कूलम लॉ जो है एक म्यूचुअल फोर्स है। फिर हमने बात की कि कूलम लॉ जो है वो एक सेंट्रल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आज का टॉपिक इसके साथ ख़त्म होता है। जो टॉपिक आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अगला लेक्चर हम उसी पे बनाएंगे। थैंक यू सो मच।